गुड मॉर्निंग। आज मैं डॉक्टर एस पांडे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के आज के इस ओरिएंटेशन क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं और आज उसी का ओरिएंटेशन क्लास है। तो वेलकम अगेन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी भावी आईएएस अधिकारियों का मैं फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरी आवाज आ रही है? बच्चे नो साउंड लिखकर भेज रहे हैं, आप देखिए जरा, आप लिखिए आवाज आ रही है? सब कुछ ठीक है? ऑल ओके? वॉइस आप चैट बॉक्स में ऑल ओके लिखकर भेजिए, मैं समझ जाऊंगा आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ऑल ओके लिखकर भेजिए। ऑल ओके, क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। आ रही है, कुछ बच्चों का नहीं आ रहा है, इशू है, वो एक बार फिर से अपना रिफ्रेश कर लें, चेक कर लें। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। आज आपके सामने स्क्रीन पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट हेडिंग डाला हुआ है और आज के इस ओरिएंटेशन क्लास में मैं सोशियोलॉजी के कुछ पहलुओं पर, समाजशास्त्र के कुछ पहलुओं पर चर्चा करूंगा। और सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक लाइन लिखा हुआ है, कौन है सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषय। इस प्रश्न का समाधान मैं करूंगा, इस प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सोशियोलॉजी ही है सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषय, बल्कि मैं इस प्रश्न का एक तर्कसंगत उत्तर देने का प्रयास करूंगा और फिर आगे और कुछ प्रश्नों को आपके सामने रख करके और उन प्रश्नों के माध्यम से मैं सोशियोलॉजी के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले बच्चा हम यूपीएससी के बारे में थोड़ा जान जाएं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की एक सर्वोच्च संस्था है जो भारत की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम, जिसको हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, सिविल सेवा परीक्षा के नाम से जानते हैं, इस परीक्षा का ये आयोजन करती है। इस परीक्षा के माध्यम से ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पदों पे अभ्यर्थियों का चयन करती है और फिर चयन करके उनको भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कैडर में पोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में उनको अलग अलग जिला में, अलग अलग जगहों पर पदस्थापित करती है, उनकी पोस्टिंग करती है। आपने भी सुन रखा होगा, डीएम आपके जिला का, एसपी आपके जिला का, या किसी अन्य देश में जो आईएफएस के तहत चुने जाते हैं वहां का वो हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। और इससे बड़ा पद भारत का और कोई नहीं। ये भारत के सबसे टॉप पोस्ट के लिए ली जाने वाली परीक्षा है या आपके द्वारा दी जाने वाली परीक्षा है। इसके बाद इसी के समकक्ष एक स्टेट सिविल सेवा परीक्षा भी होता है, राज्य सिविल सेवा परीक्षा, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी होता है और हर स्टेट में एक पीसीएस होता है जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का आयोजन करता है और उस में वो
स्टेट के लेवल पर सिविल सेवकों का चयन करता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको अलग अलग पदों पर पदस्थापित करती है। इसके अंतर्गत एसडीएम रैंक के अधिकारियों का चयन किया जाता है, डीएसपी रैंक के अधिकारियों का चयन किया जाता है। ये सभी इसके सबसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा भी और कई पद होते हैं स्टेट लेवल पर, लेकिन यूपीएससी है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है, इन सभी पदों में सिविल सेवकों में सबसे श्रेष्ठ पद होगा। जो बच्चा 10th में 99% लाता है, 12th में 99% लाता है, आईआईटी में अच्छा रैंक लेता है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली से जो बीटेक करता है, उसका भी ख्वाब होता है कि एक बार हम यूपीएससी देते, वो भी यूपीएससी में एक बार ट्राई करता है। उसका भी सपना होता है कि एक बार हम आईएएस बनते, क्योंकि इस पद का एक अलग ग्लैमर है। आप 5 करोड़ के पैकेज में कहीं इंजीनियर बनते हो अलग बात, और किसी जिले का डीएम बनते हो अलग बात है। अगर आप किसी जिले के डीएम हो, आप किसी जिले के एसपी हो, तो उस जिले का बड़ा से बड़ा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, जिसके पास अरबों की संपत्ति है, वो भी इच्छा रखता है कि डीएम साहब उसके साथ बैठकर एक कप कॉफी पी लेते, डीएम साहब उसके साथ उसके घर में आकर के डिनर कर लेते। इस पोस्ट के साथ जो पावर है, इस पोस्ट के साथ जो प्रेस्टीज है, वो भारत के युवाओं के लिए बहुत ही अधिक प्रलोभनकारी होता है, बहुत ही अधिक आकर्षक होता है, और हर युवा चाहता है कि हम आईएएस बनते, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा आईएएस बने। और इसी परीक्षा की जो तैयारी है, उसकी जो समग्रता में पाठ्यक्रम है, पैटर्न है, उसके बारे में पहले थोड़ी मैं चर्चा करूंगा, पूरे जीएस की नहीं, और फिर मैं अपने ऑप्शनल पे आऊंगा। और आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे आप लोग भी बहुत जानते होंगे, ये परीक्षा, ये एग्जाम 3 चरणों में ली जाती है। फर्स्ट स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहते हो, जिसको आप पीटी भी कहते हो। इस परीक्षा में लगभग ढेर सारे लोग भाग लेते हैं। 2 पेपर की परीक्षा होती है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में 200 अंकों का होता है और 100 प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें टिक लगाना होता है। और जीएस पेपर 2 में भी सेम होता है, लेकिन इसमें केवल जीएस के नहीं, नाम है जीएस पेपर 2, इसको सीसेट भी कहा जाता है, और एक क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसका एक न्यूनतम अंक निर्धारित किया जाता है। अगर वो प्राप्त कर लेते हो तो आप इस पेपर में क्वालिफाइंग आपका हो गया, आप क्वालिफाई करते हो, और इस पेपर में क्वालिफाई करने के बाद ही आपका दूसरा पेपर चेक किया जाता है। ये पेपर आपका जीएस पेपर 2 सीसेट। जब आप पीटी पास करते हो, तब आप मुख्य परीक्षा लिखते हो। पहले पीटी नहीं था, प्रीलिम्स टेस्ट नहीं था, पहले डायरेक्ट लोग यूपीएससी का मेन एग्जामिनेशन लिखते थे और फिर इंटरव्यू देते थे, और दोनों के नंबर को ऐड करके फाइनल रिजल्ट निकाला जाता था। जब भीड़ बढ़ने लगी बच्चा, तो एक और एग्जाम इसमें जोड़ा गया, जिसको हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भीड़ छांटने वाला एग्जाम। पीटी इस बात की परीक्षा लेता है कि आप यूपीएससी एग्जाम देने लायक हो कि नहीं, आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का एग्जाम देने लायक हो कि नहीं, एग्जाम देने लायक हो कि नहीं। पीटी में फेल करने का मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड बाहर हो जाता है, मतलब वो यूपीएससी देने लायक नहीं, क्योंकि यूपीएससी का असली एग्जाम तो शुरू होता है मुख्य परीक्षा के साथ। इसलिए एक बहुत बड़ा क्राउड पीटी में बाहर होता है,
और लगभग 15,000 के आसपास, 1,000 अगर सीट है तो 15,000 के आसपास बच्चों को मुख्य परीक्षा लिखने के लिए चयन किया जाता है। अगर 1,000 सीट है तो अप्रॉक्स 3,000 बच्चों को इंटरव्यू कॉल किया जाता है। 3,000 बच्चों को 1,000 सीट पर, अगर सीट 1,000 है तो 3,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाता है। और फिर 3,000 बच्चों का इंटरव्यू देने के बाद उसमें से फाइनल सिलेक्शन 1,000 बच्चों का लिया जाता है। वन की जो मुख्य परीक्षा है इस एग्जाम का, उसमें एक प्रमुख पार्ट है सामान्य अध्ययन का, जो 1,000 अंकों का होता है। इसमें 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजों को आप जानते हो। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सभी पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। चारों मिलाकर के 1,000 नंबर के होते हैं, 1000 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद इसका दूसरा खंड है ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें ढेर सारे ऑप्शनल आपके सामने होते हैं जिनको आपको चयन करना होता है। उनमें से आप एक कोई ऑप्शनल का चयन करते हैं। पहले 2 ऑप्शनल होता था, बट 2013 के बाद एक ही ऑप्शनल का ऑप्शन रखा गया। जीएस का एरिया बढ़ा दिया गया और आप एक ऑप्शनल 500 अंकों का लेते हो। इसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आपने अगर सोशियोलॉजी ले रखा है तो सोशियोलॉजी पेपर 1 और सोशियोलॉजी पेपर 2। 250 अंक यानी टोटल 500 नंबर का ये ऑप्शन होता है। इस तरह से ये दोनों मिलाकर के आपके 1500 नंबर हो जाते हैं। और इसके बाद एक तीसरा खंड होता है हिस्से का, निबंध का, 250 नंबर का, यानी 1750। 1500 और 250, 1750। यही 1750 नंबर का आपका मेंस होता है। बाकी 2 पेपर होते हैं जो कंपलसरी है, परंतु क्वालिफाइंग। एक पेपर है आपका अनिवार्य अंग्रेजी, कंपलसरी इंग्लिश, जो भारत के किसी भी छात्र के लिए जरूरी, और कंपलसरी इंग्लिश पेपर आपको लेना ही लेना। और इसमें मार्क्स आपको क्वालिफाइंग चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स आप मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। और दूसरा है कंपलसरी कोई भी भारतीय लैंग्वेज, भारतीय भाषा। हिंदी भाषी राज्य के बच्चे कंपलसरी हिंदी लेते हैं, हिंदी लोगे। यूपी के, बिहार के, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के, हिमाचल के। लेकिन पश्चिम बंगाल वाला बंगाली लेगा, उड़ीसा का बच्चा उड़िया लेगा, तमिलनाडु का तमिल लेगा, तेलुगु लेगा, मलयालम लेगा, मराठी, गुजराती। उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी प्लस एक कंपलसरी गुजराती, अगर गुजरात का है, कोई भी एक भारतीय भाषा। और ये दोनों क्वालिफाइंग, 300 नंबर 300 नंबर के दोनों होते हैं, 600 अंक के, और ये क्वालिफाइंग होते हैं बच्चा। ये है आपका मेंस की रूपरेखा, मेन एग्जाम की रूपरेखा, मुख्य परीक्षा की रूपरेखा। 1750 में आप जो भी नंबर ले आते हैं ऊपर से, उसी के आधार पर 3,000 बच्चों का चयन किया जाता है और इंटरव्यू कॉल किया जाता है। 3,000 बच्चे इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, यानी 1750 और 275, ठीक है। टोटल 2025 नंबर का एग्जाम होता है बच्चा। और 2025 नंबर में ऊपर से 1,000 बच्चों का सिलेक्शन कर दिया। इसमें रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ जाते हैं बच्चा। 1,000 बच्चों का सिलेक्शन फाइनली होता है। यही है इस एग्जाम की रूपरेखा। ऑलरेडी आप जीएस
पढ़ रहे होगे, सी सेट पढ़ रहे होगे, प्री की तैयारी कर रहे होगे, कर चुके होगे। आप मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पढ़ रहे होगे या पढ़ चुके होगे। आप कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी पढ़ चुके होगे, पढ़ रहे होगे। आप यहां पर आए हो इस सेक्शन के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए। हमारे बच्चों के मन में कई तरह के डाउट्स भी होंगे, तो मैं आज का जो ओरिएंटेशन क्लास है इसी पर हमारा फोकस है कि हर पहलुओं की मैं चर्चा करूं। बच्चा में ढेर सारे ऑप्शनल में जब कोई बच्चा हमसे पूछना चाहता है कि हम किस ऑप्शनल का चुनाव करें, तो मैं उनको ऑप्शनल के चुनाव में दो बातों को ध्यान में रखने पर बल देता हूं। ये पहला ये देखो कि किस ऑप्शनल का जीएस में मेजर रोल है, क्योंकि अगर जीएस में बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है तो ऑलरेडी जीएस में आपको इतना समय देना होता है कि अलग से अगर आप ऑप्शनल के लिए बियॉन्ड जीएस सिलेबस जाकर के मेहनत करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इस परीक्षा की सफलता की एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि कम से कम मेहनत में, मेहनत कम नहीं होगा लेकिन हम किसी सेक्शन में कम करें ताकि उतना ज्यादा मेहनत बाकी पर दे तो हम पारंगत बने। यही कारण है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विषय न लेकर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर न लेकर वो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल वो लेते हैं, एग्जाम देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बड़ा क्लियर है कि मैकेनिकल पर वो जितना मेहनत करेंगे उससे कम मेहनत में उनका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा, और जब कम मेहनत में ऑप्शनल तैयार हो जाएगा तो फिर वो जीएस पर ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। फिर वो जीएस पर ज्यादा मेहनत कर पाएंगे क्योंकि जीएस का जो 4 पेपर है बच्चा, इसमें सब समाहित है, कुछ भी बचा नहीं है। पेपर 1 में आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पेपर 1 में आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, पेपर 1 में आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, पेपर 2 में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो, यहां पर भी सोशल जस्टिस के रूप में आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो। पेपर 3 में आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो, साइंस टेक पढ़ते हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हो, इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में यहां पर भी सोशियोलॉजी का कुछ टॉपिक को पढ़ते हो, और पेपर 4 में आप एथिक्स पूरा पेपर पढ़ते हो। एथिक्स में भी 3 पेपर समाहित है। एथिक्स में फिलॉसफी के पार्ट है जो बेस है एथिक्स का, एथिक्स में साइकोलॉजी का पार्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, इसमें सोशियोलॉजी का पार्ट है। तीनों से मिलाकर के एथिक्स बना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें, तीनों चारों सब्जेक्ट। तो बचा कहां, इतना ज्यादा एरिया है आपको पढ़ने के लिए बच्चा, कि यहां पर थोड़ी सी रणनीतिक परिप्रेक्ष्य आपको रखना होगा, अप्रोच आपको रखना होगा। और वो यही कहता है कि आप ऑप्शनल में उन्हीं विषयों का चयन करो जिसका जीएस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, ताकि ऑप्शनल पे जो मेहनत करो आप उससे जीएस भी आपका मजबूत हो, तो डबल मेहनत करने से बच्चा। और जब ये बारी आती है तो बड़ा क्लियर है कि या तो पॉलिटिकल साइंस लो, ज्योग्राफी लो, हिस्ट्री लो, सोशियोलॉजी लो, इकोनॉमिक्स लो, ये सभी वो विषय हैं जो जीएस में यूजफुल। और जब हम जीएस में यूजफुल सब्जेक्ट कौन है सबसे ज्यादा, इस पर विचार करते हैं, तो फिर बारी आती है सोशियोलॉजी, क्योंकि हिस्ट्री केवल और केवल पेपर 1 में है, ज्योग्राफी पेपर 1 में भी है और पेपर 3 में भी है। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री से थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करता है। पॉलिटिकल साइंस केवल और केवल पेपर 2 में, पबेड केवल और केवल पेपर 2 में है, और थोड़ा सा एथिक्स में भी। इकोनॉमिक्स पेपर 3 में,
पेपर 2 में सोशियोलॉजी भी है, पेपर 3 में भी सोशियोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में कुछ टॉपिक्स। तो अगर हम जीएस में सबसे अधिक भूमिका की बात करें तो बच्चा जीएस में सबसे ज्यादा रोल आपका सोशियोलॉजी। फिर भी मैं कहता हूं कि आप सोशियोलॉजी मत लो, क्योंकि जब भी हम ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो सोशियोलॉजी लेने के पहले एक दूसरी चीजों को भी हमको ध्यान में रखना होगा। जीएस में मेजर रूल तो है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस विषय में, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट आपका बैकबोन है, हमेशा ध्यान रखो। अगर आपका विषय में इंटरेस्ट नहीं है ना तो फिर बेकार है पढ़ना आपके लिए कोई भी विषय, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में जब आपकी रुचि होती है और जब रुचि होती है तो हमेशा आप उनके साथ जुड़े रहते हो, फिर मजा आता है पढ़ने में। और जब मजा आता है पढ़ने में, मन लगता है पढ़ने में, तो आप पढ़ते हो। अगर पढ़ने में मन न लगे, बोरियत होने लगे, नहीं पढ़ोगे आप। अगर कोई रुचिकर फिल्म होती है तो आप आंख बड़ा बड़ा करके देखते हो। अगर फिल्म बोरिंग होगी आपको देखने का मन नहीं करेगा। अगर रुचिकर कहानी होती है तो आप आंख बड़ा बड़ा करके देखते पढ़ते हो। अगर बोरिंग होगा तो नहीं पढ़ने का मन करेगा। यही हाल आपके ऑप्शनल के लिए, इस बात को गांठ बांध देना। अगर आपके लिए सब्जेक्ट रुचिकर है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो अगर ये दोनों चीजें हैं कि सोशियोलॉजी आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है, तो बाकी इससे बेहतरीन और कोई विषय नहीं है। इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं सजेशन देता हूं नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आप एक हमें शिक्षक के रूप में मेरी बातों को स्वीकार करना चाहते हो, जहां पर कहीं कोई बायसनेस नहीं हो, तो एक तटस्थ उत्तर यही होगा कि इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आपको, अब डिपेंड करता है कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट सिलेबस आपने देखा है कि नहीं देखा है, तो आइडिया मिलेगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। रही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं यूपीएससी में इसका क्या स्टेटस है, तो यूपीएससी में आपके सामने मैंने यूपीएससी का कुछ एनुअल रिपोर्ट निकाल रखा है जो आपके पास भी अवेलेबल है। अगर आप गूगल में जाते हो, यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट सर्च करते हो, तो आपको कई वर्षों का एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा। वो सब पीडीएफ फाइल है, आप क्लिक करके खोलते हो तो लगभग 150 पेज का, पौने 200 पेज का, 200 पेज का ये एनुअल रिपोर्ट होता है। और लगभग 100 पेज आगे जाने के बाद उसी के आसपास जिस सेक्शन को रिपोर्ट का मैं लेकर के आया हूं वो सेक्शन यहां पर होता है 100 पेज के आसपास, जिसमें यह दिया हुआ होता है कि किस ऑप्शनल का यूपीएससी में सक्सेस रेशियो क्या। मैं एक एनुअल रिपोर्ट आपके सामने 2011-12 से शुरू करता हूं। एनुअल रिपोर्ट देखने का एक तरीका देख लो। यूपीएससी की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2011-12, वैकल्पिक विषयवार परीक्षा में बैठे और अनुशंसित उम्मीदवारों का विवरण। वैकल्पिक विषय लाइन से दिया हुआ है और कई वैकल्पिक विषय होते हैं, मैंने सभी को नहीं लिया, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को लिया, या वो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चल रहा है, लोग बच्चे ले रहे हैं। अब यहां मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं रखा, पाली नहीं रखा, बहुत सारे सब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया। जो ज्यादा लोग बच्चों के द्वारा लिया जा रहा है उसको मैंने रखा। वैकल्पिक विषय इतना हो गया। इन विषयों में उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा में कितने बच्चे बैठे और कितने फाइनली सेलेक्ट हुए। बट सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इनका सिलेक्शन रेशियो, परसेंटेज। अगर मान लो किसी परीक्षा में 100 बच्चे सोशियोलॉजी से बैठे और 10 बच्चे सेलेक्ट हुए, 1000 बच्चे सोशियोलॉजी से, 1000 बच्चे ज्योग्राफी से बैठे और 60 सेलेक्ट, तो ज्यादा सिलेक्शन कहां दिखाई देगा? ज्योग्राफी में दिखाई देगा। लेकिन बच्चा 1000 बच्चों ने ज्योग्राफी से एग्जाम दिया है और उसमें से 60 बच्चे पास किए, मात्र 6% हुआ सक्सेस रेशियो, और मात्र 100 बच्चों ने सोशियोलॉजी दिया और उसमें 10 पास कर गए, फाइनल सिलेक्शन पाए। यहां सक्सेस रेशियो 3% है। यानी अगर सोशियोलॉजी से 1000 बच्चों ने दिया होता, सोशियोलॉजी का सक्सेस रेशियो यानी सिलेक्शन 100 होता। ज्योग्राफी में 60 ही है, या कोई भी विषय,
इसलिए कितने बच्चे अनुशंसित हुए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका सक्सेस रेशियो। इसलिए हम लोग फोकस्ड इस सफलता दर पर करेंगे, सफलता दर के परसेंटेज पर करेंगे, क्योंकि यही असली तस्वीर हमारे सामने लेकर के आता। आइए 2011-12 की कहानी को देखते हैं, तो बाकी उसी से आपको बाकी कहानी समझ में आती चली जाएगी। 2011-12 में सोशियोलॉजी का सबसे बेहतरीन सक्सेस रेशियो रहा। सोशियोलॉजी से ह्यूमैनिटीज में सबसे बेहतरीन सोशियोलॉजी रहा। इसका सक्सेस रेशियो 10.5 था। 1807 बच्चे सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेकर के एग्जाम दिए। 190 बच्चे फाइनली सिलेक्शन पाए। 10.5 सक्सेस रेशियो। सेकेंड नंबर पर उस वर्ष लोक प्रशासन रहा। 9.2% सक्सेस रेशियो रहा। अब इधर देखने की जरूरत नहीं है, उसी को फोकस करते हैं। तीसरे नंबर पर ज्योग्राफी रहा। 8.6 सक्सेस रेशियो रहा। मतलब प्रति 100 पर 8.6 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए। प्रति 100 पर 10.5 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए सोशियोलॉजी में। मनोविज्ञान का 8.2 रहा। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का 7.6 रहा। हिस्ट्री 4.8, दर्शन शास्त्र 4.3, हिंदी भाषा का साहित्य 3.9%। 3.9% सक्सेस रेशियो रहा। यह है 2011-12। 2012-13 में हिंदी भाषा साहित्य ऊपर आ गए। यह है यूपीएससी बच्चा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कब कहां कौन करवट बदले। इसलिए किसी भी वैकल्पिक विषय के बारे में ये कोई कहे कि यूपीएससी में बड़ा, कुछ भी हो सकता। हाँ, एक जनरल ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। 2011-12 में जो हिंदी भाषा साहित्य 3.9 सक्सेस रेशियो था, 2013-14 में उस वर्ष 13.1 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए। मनोविज्ञान सेकंड नंबर पर रहा। पॉलिटिकल साइंस 9.7 रहा। हिस्ट्री 8.5 रहा। सोशियोलॉजी 8.2 रहा। बच्चा इस सोशियोलॉजी का सबसे मिनिमम, इससे नीचे सोशियोलॉजी कभी नहीं आया। बाकी 3.2, 3.9, 4 सब आए। सोशियोलॉजी एक आध साल ही 8.2 में आया, अदरवाइज 8 से ऊपर ये सदैव बना रहा। जनरल इसका सक्सेस रेशियो हमेशा एवरेज से ऊपर रहा है। भूगोल इस बार 7.6 रहा, सबसे नीचे रहा। 2013-14 हिंदी लैंग्वेज, ये सदाबहार दिन था हिंदी लैंग्वेज का। 2 विषय 2 साल। 11.7, पॉलिटिकल साइंस 10.9 और सोशियोलॉजी 9. सोशियोलॉजी तीसरे नंबर पर बना रहा। पहला साल 11-12 में पहले नंबर पर, फिर चौथे पर आया, फिर तीसरे पर आया। भूगोल 7.2, बाकी नीचे हिस्ट्री डैश डैश डैश। मैंने पीडीएफ भी इसका आपके पास डलवा दिया है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। 2014-15 का रिजल्ट देखिए। साइकोलॉजी नंबर 1 पे और सोशियोलॉजी नंबर 2 पे 9.1%, 9.8%। फिर हिंदी भाषा 4.2%, भूगोल 5.6%, पॉलिटिकल साइंस 6.1%। मैंने बताया था कि 8 से ऊपर ही रहा, ऑलमोस्ट 9 से ऊपर रहा सोशियोलॉजी, और वो मेंटेन रखा। टॉप 1 2 1 2 3 1 2 3 में ही बना रहा। 11-12 में देखा आपने हिंदी लिटरेचर सबसे नीचे, 14-15 में सबसे नीचे, सबसे नीचे, बाकी में नीचे 2 साल ऊपर। 15-16 सोशियोलॉजी फिर दूसरे नंबर पर 10.6, साइकोलॉजी 15.8, सोशियोलॉजी 10.6 के सक्सेस रेशियो के साथ दूसरे नंबर पर। हिंदी लिटरेचर 5.4,
पबैड 5.3, भूगोल 7.3, हिस्ट्री 6.5, पॉलिटिकल साइंस 6.3, सोशियोलॉजी सेकंड। 16-17 2016-17 का जो यूपीएससी एग्जाम है, यहां पर भी सोशियोलॉजी सेकंड नंबर पर मेंटेन रखा। साइकोलॉजी नंबर 1 11.8, सोशियोलॉजी उससे 1 पॉइंट नीचे 11.7% के साथ दूसरे स्थान। यहां पर भी हिंदी लिटरेचर 2.8 पर रहा, यानी 2 में ऊपर गया, इसके बाद लगातार नीचे रहा हिंदी लिटरेचर। हम 2 में 14 नंबर पे आए, 4 नंबर पे आए, एक में 3 पे, एक में चौथे पे, बाकी हमेशा सेकंड और फर्स्ट बने रहे। इतिहास 5.6, भूगोल 3.4, पॉलिटिकल साइंस 6.9, हिस्ट्री 5.6, सोशियोलॉजी 11.7। 17-18 मनोविज्ञान 15.4, हिंदी भाषा साहित्य 12.5, फिर हम 4 पे आ गए 8.1, ज्योग्राफी 5.9, हिस्ट्री 4.2। हम कभी 4.2 पे नहीं आए, 3.2 पे नहीं आए, 2.9 पे नहीं आए, 2.8 हिंदी भाषा साहित्य, 8. 17-18 में 18-19 हम तीसरे नंबर पर, साइकोलॉजी टॉप पर बना हुआ है, पबैड और फिर सोशियोलॉजी 9.6, हिंदी लिटरेचर 7.1, पॉलिटी 9.4, ज्योग्राफी 5.5, हिस्ट्री 5.5। हम 1 2 1 2 1 2 1 या 2 1 या 2 3, कभी कभी 4। 19-20 अगला साल, 19-20 में सोशियोलॉजी नंबर 1 10, नंबर 2 में पबैड, नंबर 3 में फिलॉसफी, नंबर 4 में पॉलिटी, नंबर 5 में साइकोलॉजी, नंबर 6 में 6.4 के साथ हिंदी लिटरेचर, 6.1 के साथ हिस्ट्री और 5.1 के साथ ज्योग्राफी। इस समय यूपीएससी का रिजल्ट का सक्सेस रेशियो बता रहा हूं। यहां पर फिर से सोशियोलॉजी नंबर 1। 20-21 अगला साल, अगेन सोशियोलॉजी नंबर 1 10.0, 10%, साइकोलॉजी 9%, तीसरे पर पबैड, चौथे पर पॉलिटी, पांचवें पर 6.8 हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री 6.8, ज्योग्राफी 5.5। ये सक्सेस रेशियो बच्चा रहा 20-21 का। 21-22 में भी सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी लगातार 5 साल तक नंबर 1 पे रहा, 2 साल तक नंबर 2 पे रहा, बाकी एक आध 2 बार कभी नंबर 1 पे कोई चला गया, नंबर 2 पे चला गया। सोशियोलॉजी नंबर 1 9.2, हिंदी लिटरेचर 8.4, पॉलिटिकल साइंस 8.3, ज्योग्राफी 7.2, हिस्ट्री 4.1। ये 21-22 का रिजल्ट है। 21-22 के बाद रिजल्ट हमने अभी नहीं किया, आ गया है, लेकिन मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं मोटे तौर पर, क्योंकि नया अपडेट नहीं कर पाया हूं। 22-23 का इसमें एक और जुड़ गया है, 23-24 का आना बाकी है। बट इन जनरल एक आपको आइडिया मिल गया होगा इस पूरे एनुअल रिपोर्ट को देखने से कि आपने जिस विषय को लिया है उसका सक्सेस रेशियो यूपीएससी में बेस्ट रहा, बेस्ट जिसको कहा जा सकता है सबसे बेहतरीन। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई, ये भी एक रिपोर्ट को देखने से पता चला कि सक्सेस रेशियो कोई फिक्स नहीं है, किसी विषय का नीचे होता है तो कभी ऊपर भी चला जाता है। अरे यार, ये सक्सेस रेशियो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो रिजल्ट अच्छा होगा। सक्सेस रेशियो पर आपका परफॉर्मेंस निर्भर नहीं करता है, आप उल्टा मत समझो, आपके परफॉर्मेंस पे आपका यूपीएससी का सक्सेस नहीं।
मैंने पीछे के भी कुछ रिजल्ट दिखाए। 13-14 का 9.2, 12-13 का 8.2, 11-12 का 10.5, सोशियोलॉजी 9, यानी 9, 8, 9, 8, 10 हमेशा बना रहा। ये है बच्चा। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इस विषय का यूपीएससी में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। तो यूपीएससी का क्या कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको बताया, और यूपीएससी में सक्सेस रेशियो इस विषय का सबसे बेहतरीन। इसके मन में अगर प्रचार तंत्र को देखकर, तमाम तरह की चीजों को देख करके आपके मन में 1% भी अगर आता है कि क्या भाई क्या कहानी है, वो नहीं आने की जरूरत है। हर तस्वीर मैंने आपके सामने। आप कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ेंगे, बच्चा जो पढ़ेगा वही बनेगा, ये गांठ बांध। अगर सब्जेक्ट नैया पार लगाना होता ना, तो आज सबसे ज्यादा किस विषय को लेकर के यूपीएससी लोग दे रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, ये आपको पता है। इस ऑप्शनल को सबसे ज्यादा लेकर के बच्चे विगत 6, 7, 8 वर्षों से यूपीएससी दे रहे हैं, 9 वर्षों से, ये आपको पता है। और विगत 6, 7, 8 वर्षों में हिंदी माध्यम का रिजल्ट टॉप पे चला जाना चाहिए था, क्या है ये भी आपको पता। मतलब ऑप्शनल आपको पार नहीं लगाता है, आपका मेहनत आपको पार। राइट। बाकी कुछ और प्रश्न बनते हैं कि आखिर हम सोशियोलॉजी का यूपीएससी रिपोर्ट तो बता दिया कि एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है, बट कुछ और मुद्दे हैं जिनके संदर्भ में आप इस विषय के बारे में विचार कर सकते हो। सबसे सफल विषय है जो एनुअल रिपोर्ट से आपको दिखाई देगी। दूसरा, सबसे सरल और बोधगम्य विषय, क्योंकि सोशियोलॉजी सोसाइटी का अध्ययन करने वाला विषय, समाज का अध्ययन करने वाला विषय। इसका विषय वस्तु वो समाज है जिसमें आप जीते हो, जिसमें आप पैदा लेते हो, जिसमें आप रहते हो, जिसमें आप मरते हो। इसी समाज के मैकेनिज्म को समझने वाला सब्जेक्ट है जिसको हम सोशियोलॉजी का नाम देते हैं। इसलिए इसका जो सब्जेक्ट मैटर है विवाह के बारे में, अब अगर मैं आपसे पूछूं सोशियोलॉजी आपको नहीं आता है कि विवाह में आज क्या बदलाव आया, पान का दुकान वाला बता देगा कि अरे भाई साहब विवाह अब पहले जैसा रहा कहां, अब तो विवाह में सब अपने मन से शादी कर। पहले माँ बाप शादी तय कर देते थे और बच्चे कर लेते थे। ये पान का दुकान वाला बता देगा कि अब विवाह पुराने जमाने का रहा कहां, अब तो स्टेज पे नौटंकी होता है, फलाना ठिकना, ऐसे वैसे। विवाह में क्या बदलाव आया है इसके लिए सोशियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हम सोशियोलॉजी पढ़ करके उसको व्यवस्थित तरीके से सजाने का प्रयास करते हैं कि जीवन साथी के चुनाव में लड़के लड़कियों की भूमिका और इच्छाओं का महत्व बढ़ाए। विवाह संबंधों में परंपरागत तौर तरीकों की जगह पर कुछ नए तौर तरीके, आधुनिक तौर तरीके, पश्चिमी जीवन शैली के तौर तरीके का प्रचलन भी बढ़ा है। ऐसे लिखेंगे, फर्क यही है सोशियोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिना पढ़े हुए पान का दुकान वाला एक लाइन नहीं लिख सकता, लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ने वाला या नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी सोशियोलॉजी के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सबसे इजी है, बोधगम्य है, समझने लायक है। उसको हम देखते हैं, जीते हैं। जाति व्यवस्था के बारे में, विवाह के बारे में, परिवार के बारे में, बाल श्रम के बारे में, गरीबी के बारे में, ऋणग्रस्तता के बारे में। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसके जो सब्जेक्ट है बच्चा, इसका विषय वस्तु बहुत ही सरल है, बोधगम्य है, जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है। जीएस में इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने अभी अभी कहा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मैं जीएस में आपको पढ़ाता हूं। सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी पढ़ाता हूं पेपर 1, जहां इस बार, पिछली बार 105 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, उसके पहले 110 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया।
250 में 110 नंबर, 105 नंबर, जबकि उसी पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी है। कुल मिलाकर के 200 से 250 नंबर पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, पेपर 2 सोशल जस्टिस और पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, इन 3 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह है जीएस में प्रत्यक्ष भूमिका। 200 नंबर प्रत्यक्ष भूमिका में है बच्चे। और प्रारंभिक परीक्षा में भी इसकी भूमिका। आपको लगता होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में कहां है, आपके पीटी में एक सिलेबस है, ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये बच्चा इसको लिखोगे अगर तो इसको ऐसे लिखोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। यहां पर डेवलपमेंट छुपा हुआ है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी डैश देकर के टॉपिक का नाम लिखा हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव्स। पीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेमोग्राफी आपके इंडियन सोसाइटी का सब्जेक्ट है बच्चा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, ये सब आपके कोर इकोनॉमी हो जाता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्मार्ट सिटी मिशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में, अमृत मिशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस्ताद योजना पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मध्याह्न भोजन योजना पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य नीति पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने भी सोशल सेक्टर की इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट का है, उसमें पीटीपी में ही क्वेश्चन रहता है, जिसको हम लोग सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं बच्चा, इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हैं। इन सभी योजनाओं पे प्रीलिम्स में कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन होते हैं, जो योजनाओं और कार्यक्रमों से होते हैं। नगरीकरण से क्वेश्चन होता है, डेमोग्राफी से क्वेश्चन होता है। इंडियन सोसाइटी में अर्बनाइजेशन भी पढ़ना है, डेमोग्राफी भी पढ़ना है, तो प्रीलिम्स में भी इसका कंटिन्यूशन। मुख्य परीक्षा में भी प्रत्यक्ष भूमिका, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये प्रत्यक्ष भूमिका है। और ये प्रत्यक्ष भूमिका लगभग इंडियन सोसाइटी में 80 से 100 नंबर, 105, 110 मैंने अभी बताया। सोशल जस्टिस में भी लगभग 80 से 100 नंबर। इंटरनल सिक्योरिटी में 60 से 80 नंबर का रेंज है। अभी तक 50 नंबर और एक बार 62 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, यही है, बट कभी भी बढ़ सकता है। इंडियन सोसाइटी में 60 नंबर 70 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता रहा, और अचानक 2023 में और 2024 में 115 नंबर और 105 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, ये यूपीएससी। और एथिक्स में भी कुछ क्वेश्चन सोशल सेक्टर से होते। कुल मिलाकर के आपके जीएस में प्रत्यक्षतः 300, 400, अगर 3 पेपर की माने जो मैं पढ़ाता हूं, तो 200 से 250 नंबर, ये प्रत्यक्ष भूमिका है बच्चा। यही नहीं, जीएस में परोक्ष भूमिका भी है। अब हमारे सोशियोलॉजी का सिलेबस आप देखोगे, उसमें राष्ट्रवाद पढ़ना है, और जीएस में राष्ट्रवाद आपको कहां पढ़ना है, हिस्ट्री में। सोशियोलॉजी का सिलेबस आप देखोगे, उसमें सुधार आंदोलन पढ़ना है, ब्रह्म समाज आंदोलन, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज आंदोलन। और ये आंदोलन आपके जीएस में कहां पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ना है। सोशियोलॉजी में लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम पढ़ना है, हरित क्रांति पढ़ना है, और ये सब आपको कहां पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। सोशियोलॉजी में आपको ग्रामीण विकास कार्यक्रम पढ़ना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ना है, लैंड रिफॉर्म पढ़ना है, ये सब चीजें आपको इकोनॉमी में पढ़ना है। सोशियोलॉजी के सिलेबस में आपको लोकतंत्र पढ़ना है, राजनीतिक दल पढ़ना है, दबाव समूह पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, नागरिकता पढ़ना है, सोशियोलॉजी में पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और जीएस में आपको पॉलिटी में पढ़ना। तो आपका सोशियोलॉजी चूंकि ऑप्शनल है, इसमें आप 7-8 महीने पढ़ते, तो राजनीतिक दल भी ज्यादा टाइम देकर पढ़ते, दबाव समूह भी ज्यादा टाइम देकर पढ़ते, लोकतंत्र भी ज्यादा टाइम देकर पढ़ते। और जीएस में चूंकि आप 50 क्लास में ही आप पूरा पॉलिटी खत्म करते, तो हाँ पॉलिटिकल पार्टी पर, राजनीतिक दल पर, दबाव समूह पर, डेमोक्रेसी थोड़ा समय देते हो। तो ये जो नॉलेज है आपको सोशियोलॉजी का,
वहां पर भी आपके नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर। इसलिए मैंने लिखा है कि सामान्य अध्ययन में सोशियोलॉजी का परोक्ष भूमिका है, क्योंकि बच्चा सोशियोलॉजी का अपना कुछ सब्जेक्ट नहीं है, ये पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये सबका गठजोड़ है। इसके अंदर पूरा समाज हम लोगों को पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ना है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो इनडायरेक्ट रोल भी इस विषय का आपका जीएस। मैंने बताया, देखिए सोशियोलॉजी के सब सब्जेक्ट है: सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का उद्भव, लैंड टेन्योर सिस्टम, रैयतवाड़ी मालवाड़ी व्यवस्था, भूमि सुधार, हरित क्रांति, औद्योगिकरण, लोकतंत्र, राजनीतिक दल, दबाव समूह, नागरिकता, शक्ति का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, पर्यावरणीय समस्याएं, सतत विकास, एथिक्स एंड वैल्यूज, ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है जिसको आपको जीएस में अलग अलग पेपर में पढ़ना है। यह है बच्चा परोक्ष भूमिका। आज अगर जीएस का पेपर अगर हमसे पूछोगे तो सबसे बड़ा रोल सोशियोलॉजी। अगर शिद्दत से सोशियोलॉजी आपने पढ़ लिया तो आपका जीएस का एक अच्छा खासा एरिया शानदार हो जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि डबल आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एसे में भी ये यूजफुल है, सोशियोलॉजी निबंध में भी उपयोगी है, क्योंकि निबंध ज्यादातर सामाजिक मुद्दों से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से निबंध नहीं होता। आपका ऑप्शनल मैथ है, निबंध में कोई लेना देना नहीं। आपका ऑप्शनल साइंस का कोई विषय है, निबंध में कोई लेना देना नहीं। निबंध या तो सामाजिक मुद्दों से, मैक्सिमम सामाजिक मुद्दों से होता है, पर्यावरणीय मुद्दों से होता है, राजनीतिक मुद्दों से होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से होता है। ज्यादातर निबंध आपके इन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है। और सबसे सामाजिक मुद्दों से। तो हमारा सोशियोलॉजी का बच्चा को अगर निबंध लिखने के लिए आए तो उस दिए गए निबंधों में से वो सामाजिक मुद्दों वाला निबंध ही चुनेगा। इसलिए अगर वो शिद्दत से सोशियोलॉजी पढ़ दे तो सामाजिक मुद्दों वाले निबंध में माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस कर सकता है, बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है, अच्छा। इस रूप में अगर हम देखें तो निबंध के लिए अलग से तैयारी नहीं करने देता है, बल्कि कंटेंट, क्योंकि निबंध बच्चा एक राइटिंग स्किल का एग्जामिनेशन, लेकिन राइटिंग स्किल कंटेंट के साथ ही हो। तो जिस विषय वस्तु पे आपकी पकड़ सबसे ज्यादा है, सलाह दी जाती है कि निबंध के लिए आपको उसी विषय वस्तु का चयन करना चाहिए, उसी पर निबंध लिखना चाहिए। क्योंकि आप 8-10 महीने ऑप्शनल पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर यहां पर पकड़ आपकी बहुत मजबूत होती है, तो निबंध में आप उसी को चूज करो। निबंध में भी ये यूजफुल, ठीक है। कई निबंधों का टॉपिक मैंने यहां पर दे दिया, और इंटरव्यू में भी उपयोगी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो H2SO4 नहीं पूछेगा बच्चा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देते हो ना, स्टेट पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चररशिप का, कॉलेज टीचर का इंटरव्यू लेती है, और वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में स्पेशलाइज्ड लोग बुलाए जाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो जो स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस के होंगे वो बैठेंगे बोर्ड में, और क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस पे फोकस्ड। सोशियोलॉजी के लेक्चरशिप के लिए सोशियोलॉजी पे फोकस्ड होगी। यूपीएससी जब इंटरव्यू लेती है वहां जनरल लोग बैठे होते हैं, वहां बच्चों के हिसाब से सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट नहीं बुलाए जाते। संजोग से कभी कोई मिल गया तो जनरल लोगों का क्वेश्चन किस पर फोकस्ड होगा? सामाजिक मुद्दों पर फोकस्ड होगा, राजनीतिक मुद्दों पर फोकस्ड होगा, आईआर पर फोकस्ड होगा, कुछ आर्थिक मुद्दों पर क्वेश्चन फोकस्ड होगा, आपके बायोडाटा पर क्वेश्चन फोकस्ड होगा। छत्तीसगढ़ से है तो नक्सलवाद पे क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश से है, बिहार से है, जाति संघर्ष पे क्वेश्चन होगा, जातिवाद पे क्वेश्चन होगा, आतंकवाद आज एक बहुत बड़ी समस्या है उस पर फोकस्ड होगा। और जनरल मुद्दे ज्यादातर आपके समाज से जुड़े।
तो बड़ा क्लियर है बच्चा, यहां पर भी सोशियोलॉजी का बच्चा बाकी विषयों की तुलना में, बाकी छात्रों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है यदि सोशियोलॉजी अच्छा से पढ़ा है। बड़ा क्लियर है, ये इंटरव्यू में भी सब्जेक्ट यूज, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम और निर्णायक पड़ाव साक्षात्कार होता है, जहां उम्मीदवारों से उनकी विषयगत ज्ञान से अधिक व्यक्तित्व और सामाजिक मुद्दों के प्रति उनके दृष्टिकोण को जांचा परखा जाता है। और यहां पर सामाजिक मुद्दों के प्रति उनका दृष्टिकोण, सोशियोलॉजी, इनमें अधिकांश प्रश्न जातिवाद, भ्रष्टाचार, दहेज, नक्सलवाद, आतंकवाद, आर्थिक विषमता, शैक्षिक असमानता, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, नगरीय समस्याएं, भूमि हस्तांतरण, विस्थापन, प्रवास, बाल श्रम जैसे मुद्दों से पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे। और समाजशास्त्र के छात्र की सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अंतर्दृष्टि जो है अन्य छात्रों की तुलना में गहन होती है। इस रूप में सोशियोलॉजी इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए फायदेमंद। तो मैंने उन छात्रों के लिए अभी जो लगभग 30-35-40 मिनट का समय फोकस्ड किया, जिनके मन में सोशियोलॉजी के लिए रति भर भी डाउट आया होगा या आ रहा होगा या भविष्य में, हर तरह के डाउट को निकाल दो। आपने सोशियोलॉजी, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी बताने की, हमारा बच्चा सोशियोलॉजी पढ़ने हमसे आया है और हमें सोशियोलॉजी पढ़ाना चाहिए। बट यूपीएससी की तैयारी या आईएएस के लक्ष्य का जो सफर है बच्चा, आपका सफल तभी होगा जब आत्मविश्वास के साथ आप इस सफर पे निकल पड़ो। और यह आत्मविश्वास तभी आता है जब हर तरह के प्रश्नों का आपके समक्ष समाधान होता है। अगर मन में आपके डाउट होगा तो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमेगी। मैंने उस आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए अभी 45 मिनट का सेशन पे फोकस्ड किया, जहां मन में रति भर भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमने जो विषय लिया है उसमें गड़बड़ी है, क्या है, पता नहीं क्यों ले लिया, ये कोई दूसरा विषय लिया होता तो नथिंग। जो मैंने आपको कहा, आप अपने से भी रिसर्च करके इन सभी चीजों को जांच सकते हो। आप गूगल पे जाओ, यूपीएससी का रिसर्च करो, सर्च रिपोर्ट सर्च करो, आप देखो सोशियोलॉजी का सक्सेस कैसे। आप इसके सिलेबस को देखो, अभी मैं दिखाऊंगा। इससे आपको अंदाजा चल जाएगा कि जो बातें हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो बात पर्याप्त है आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो आप निश्चिंत होकर के इस विषय के साथ अपने इस सफर की शुरुआत करें, कहीं भी किसी तरह के हिचकिचाने की जरूरत। अब हम आते हैं, कल से इस क्लास की शुरुआत करेंगे, बट आज क्लास की शुरुआत करने के पहले हम अपने इस सिलेबस की एक बार चर्चा करते हैं। सोशियोलॉजी 2 पेपर में बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। हमारे यूपीएससी में हर विषय जो है वो 2 पेपर, पॉलिटिकल साइंस लोगे पेपर 1 पेपर 2, इकोनॉमिक्स लोगे पेपर 1 पेपर 2, और हर विषय में पेपर 1 जो है वो जनरल होता है। सोशियोलॉजी का पेपर 1 जनरल, सोसाइटी के बारे में। पेपर 1 में हम सोसाइटी के मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। ये सोसाइटी क्या है, ये कैसे बना है, इसके कौन कौन से अंग हैं, ये अंग कैसे जुड़ करके सोसाइटी की रचना करते हैं, सोसाइटी का मैकेनिज्म। और फिर पेपर 2 आता है, और पेपर 2 में हम भारतीय समाज के बारे में। अगर आप पाकिस्तान में पीसीएस दे रहे हो, सिविल सेवा परीक्षा दे रहे हो, तो पेपर 1 पाकिस्तान का भी सेम होता। पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस पाकिस्तान के समाज के बारे में। जैसे यहां पेपर 2 है सोशियोलॉजी, वो भारतीय समाज के बारे में। पेपर 1 समाज के बारे में, पेपर 2 भारतीय समाज के बारे में। पाकिस्तान में पेपर 1 समाज के बारे में सेम, पेपर 2 भारतीय समाज के बारे में। अमेरिका का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दोगे, पेपर 1 और सोशियोलॉजी ऑप्शन रखोगे, पेपर 1 समाज के बारे में सेम, पेपर 2
अमेरिकी समाज। क्लियर है? ये हर विषय के साथ। तो पेपर 1 में जनरल समाज के बारे में होगा और पेपर 2 में भारतीय समाज के बारे में होगा। ये बात ध्यान में रखना। पेपर 1 में 10 चैप्टर है बच्चा। 10 चैप्टर में 3 चैप्टर जो है वो समाजशास्त्र के बारे में। ये हर विषय में होता है 2-3 चैप्टर। जब कोई विषय पढ़े हो गया तो पहला चैप्टर सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस का अर्थ, उद्भव, विकास, कैसे उस विषय का उद्भव और विकास हुआ, उस विषय की परिभाषा क्या है, उस विषय की विषय वस्तु क्या है, वो विषय किन चीजों का अध्ययन करता है, उस विषय का विषय क्षेत्र का है, उस विषय की प्रकृति क्या है, विज्ञान है या कला है, और उस विषय की अध्ययन पद्धति क्या है, किस तरीके से उस विषय में अपने विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। सोशियोलॉजी का 3 चैप्टर बच्चा इसी पर फोकस्ड है। बाकी के 6 चैप्टर जो हैं वो समाज पर फोकस्ड है। 6 में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही आकर के हम समाज के मैकेनिज्म को समझेंगे। और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सोशियोलॉजी के बारे में समझने का। अब आपके मन में होगा कि चैप्टर नंबर 4 क्या है यार? चैप्टर नंबर 4 क्या है? हर विषय में कुछ लोग ऐसे होते हैं तो लाइफ टाइम उस विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, उस विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करके पुस्तकें लिखते, बड़े बड़े सिद्धांतों का प्रतिपादन करते, उनको हम लोग थिंकर कहते हैं, विचारक कहते हैं, पॉलिटिकल थिंकर, इकोनॉमिक्स थिंकर, सोशल थिंकर, सोशियोलॉजिकल थिंकर, ये हर विषय में। 4th पेपर इन्हीं चिंतकों का है, समाजशास्त्रीय चिंतकों का है, जिसमें 6 चिंतक हम लोगों को पढ़ते हैं। इन्होंने समाज के बारे में क्या कहा है, हम लोग इन्हीं को देखने का प्रयास करें। इनका समाज के बारे में क्या? पेपर 1, चैप्टर 1 सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। इसमें समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ, सामाजिक शास्त्र का आविर्भाव, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, अबाउट सोशियोलॉजी इन चैप्टर 1। चैप्टर 2 सोशियोलॉजी एज ए साइंस। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ये विज्ञान है या कला है? अगर विज्ञान है तो विज्ञान क्या है, विज्ञान के कौन से लक्षण हैं? ये सारे लक्षण सोशियोलॉजी में हैं। यदि है तो सोशियोलॉजी विज्ञान है, नहीं है तो डाउट है। हम लोग 2nd चैप्टर में सोशियोलॉजी के वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में समझने का प्रयास। 3rd चैप्टर जो है हमारा सोशियोलॉजी का अनुसंधान पद्धतियां एवं विश्लेषण, रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। इस विषय की अध्ययन करने का तरीका क्या है, इस विषय का सोशियोलॉजी का अध्ययन की पद्धति क्या है, ये किस तरीके से, वहां तो क्लियर हो गया सोशियोलॉजी विज्ञान है और वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन कर। लेकिन अब प्रश्न है बच्चा कि सोशियोलॉजी यदि विज्ञान है तो फिर वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है विषय वस्तु का, तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है, ये वैज्ञानिक पद्धति क्या है, ये वैज्ञानिक तरीका क्या है? हम लोग हर चैप्टर में वैज्ञानिक पद्धति के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यही है 3rd चैप्टर, चाय लो। ठीक है, अब बारी आती है बच्चा 4th चैप्टर, जिसके बारे में मैंने कहा थिंकर, और 6 थिंकर हम लोगों को पढ़ना है।
एक थिंकर है कार्ल मार्क्स, सब नाम सुने होंगे, एमाइल दुर्कीम, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स, मर्टन और मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये 6 थिंकर को हम लोगों को पढ़ना है 4th चैप्टर में, जिसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ये 6 थिंकर कौन है और इन्होंने समाज के बारे में क्या लिखा, इन्होंने समाज के बारे में क्या कहा है। हम लोग 4th चैप्टर में इस थिंकर के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। और फिर बारी आती है 5वें से लेकर के 10वें चैप्टर तक, और इस चैप्टर में हम समाज के बारे में सीखेंगे। समाज कई अंगों से मिलकर बना। धरती पर हम आए, हमारी जरूरतें थी, प्रकृति का दोहन करके हमने अपनी जरूरतों को पूरा किया, लेकिन इस क्रम में हमने कई चीजें बनाई। आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, असमानता और ऊंच नीच की व्यवस्था, हमने कई चीजों की रचना की और इन्हीं सबसे मिलकर बना है समाज। इसलिए ये सभी समाज के प्रमुख अंगों में शामिल है। अब ये प्रमुख अंग क्या है, ये प्रमुख अंग कैसे मिलकर के समाज के मैकेनिज्म को या समाज को बनाते हैं, ये समाज का मैकेनिज्म कैसा है, क्या है, सोशियोलॉजी में हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। अबाउट सोसाइटी, व्हाई सोसाइटी, हाउ टाइप ऑफ सोसाइटी, और इन में हम 5 चैप्टर समाज के प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ना है। 5 चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, और जो 10वां चैप्टर है उस समाज में होने वाले परिवर्तन पे फोकस्ड है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, बड़ा क्लियर है बच्चा। समाज स्थिर नहीं है, ये निरंतर बदलता रहता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है, सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या है, इन सब के बारे में हम लोग 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा जो 5वां चैप्टर है वो है स्तरीकरण और गतिशीलता। दुनिया के सभी समाजों में ऊंच नीच का भेदभाव विद्यमान है। सभी समाजों में असमानता का कोई ना कोई रूप विद्यमान रहा है। हमारे यहां आओ, जातीय असमानता असमानता का एक प्रमुख रूप था, और इसी आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लिंग असमानता, स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता, और इसी आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव। आधुनिक औद्योगिक समाजों में या पश्चिमी समाजों में आप चले जाओगे तो आर्थिक आधार पर असमानता है, कोई अमीर है और कोई गरीब है, और इस आर्थिक आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव है। अमीर जो है वो सोपान क्रम में ऊपर है, गरीब नीचे है। इसी को बच्चा हम कहते हैं ऊंच नीच, असमानता और ऊंच नीच की व्यवस्था, असमानता और स्तरीकरण की व्यवस्था। ये सब क्या है, कैसे है, क्या कारण है, दुनिया में इस तरह की व्यवस्था क्यों आई, क्यों असमानता और स्तरीकरण दुनिया के सभी समाजों में विद्यमान है, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, स्तरीकरण और गतिशीलता। फिर हमारा 6ठा चैप्टर है बच्चा कार्य और आर्थिक जीवन। पुराने सिलेबस में इसके बारे में लिखा गया था आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। यहां इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में ही पढ़ा। व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? खाद्य संकलन और शिकारी अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। दास समाज की अर्थव्यवस्था, खाद्य संकलन और शिकारी, कृषि, औद्योगिक, पूंजीवादी। कार्य का औपचारिक अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन, ब्यूरोक्रेसी, श्रम और समाज, ये सब कुछ।
आर्थिक व्यवस्था के बारे में, अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम, क्या है, कैसे बना है, क्या कारण है। हमारा 7वां चैप्टर है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। अब देखो, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस इंटरनल सिक्योरिटी जीएस में है, लेकिन मैंने बताया कि जीएस के पॉलिटी में भी यहां यही चीजें पढ़नी है बच्चा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल लो या ना लो, आपको सब कुछ पढ़ना है जो आपके जीएस में पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा कि इसको लेने से एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आप कोई लैंग्वेज लेते हो, इंग्लिश लैंग्वेज लेते हो, अलग से आपको उसके बारे में पढ़ना हो। पाली प्राकृत लेते हो, कोई भी लैंग्वेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लो, अलग से पढ़ना हो। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी लेते हो, पॉलिटिकल साइंस लेते हो, इकोनॉमिक्स लेते हो, हिस्ट्री लेते हो, ज्योग्राफी लेते हो, तो आपको वही पढ़ना है जो जीएस में भी पढ़ना है। आपका 7वां चैप्टर है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। पहले इसका नाम होता था पॉलिटिकल सिस्टम, 2013 में नाम कर दिया पॉलिटी एंड सोसाइटी, सॉरी 2008 में। इसमें हम शक्ति अभिजन, ब्यूरोक्रेसी, दबाव समूह, राजनीतिक दल, ये सब आपके जीएस के सिलेबस में है। पॉलिटी में राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल सोसाइटी, ये सब कुछ इसका सिलेबस है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। और बच्चा ध्यान देना, पेपर 2 में भारत में लोकतंत्र, भारत में राजनीतिक दल, भारत में दबाव समूह, भारत में पंचायती राज। पेपर 1 में भी पढ़ना है, पेपर 2 में भी पढ़ना है। आप समझ सकते हो कि पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक का नॉलेज हमारे सोशियोलॉजी पढ़ने से वहां पर भी ब्रॉड होगा, बढ़ेगा। यह है परोक्ष भूमिका जो मैंने वहां जीएस में दिखाया था। प्रत्यक्ष में तो इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस इंटरनल सिक्योरिटी और कुछ एथिक्स है ही। धर्म और समाज हमारा 8वां चैप्टर है। पहले था धार्मिक व्यवस्था, जिसमें धर्म के बारे में हम लोग 9 नंबर चैप्टर है नातेदारी की व्यवस्था, जिसमें विवाह के बारे में, परिवार के बारे में, नातेदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ना। और 10 नंबर चैप्टर आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन। मैंने पहले ही बताया कि मानव समाज स्थिर नहीं है, बल्कि कई कारणों से इसमें परिवर्तन होता रहता है। और इन परिवर्तनों के बारे में, ये परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, इन्हीं सब चीजों से संबंधित मुद्दों पर ये पूरा का पूरा चैप्टर फोकस्ड है। सामाजिक परिवर्तन के बारे में इसमें हम लोग पेपर 1 का यही सिलेबस है बच्चा। और पेपर 2 भारतीय समाज के बड़ा क्लियर है। और पेपर 2 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंतर्गत 2 यूनिट है, सेक्शन बी के अंतर्गत 6 यूनिट है और सेक्शन सी के अंतर्गत 7 यूनिट है। 7 चैप्टर है, मतलब टोटल मिलाकर के इसमें 15 चैप्टर आपको पढ़ना है। भारतीय समाज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर समाज के बारे में 10 चैप्टर और भारतीय समाज के बारे में 15 चैप्टर थे, और यहां पर समाजशास्त्र के बारे में नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र के बारे में ऑलरेडी पेपर 1 में आप 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्या सर चौथा चैप्टर थिंकर है? उत्तर है हाँ है। भारतीय थिंकर, इंडियन थिंकर, भारतीय चिंतक। चिंतक पढ़ना है तो 1 चैप्टर तो चिंतक पर चला गया, फिर भी 3 चैप्टर उधर कट हो गया, तो कम होना चाहिए। भारत में आर्थिक व्यवस्था, भारत में राजनीतिक व्यवस्था, भारत में स्तरीकरण की व्यवस्था, भारत में धार्मिक व्यवस्था, भारत में नातेदारी व्यवस्था, 5 चैप्टर, और भारत में सामाजिक परिवर्तन 6 चैप्टर। ये 14 चैप्टर किस चीज का बढ़ गया? चिंतक तो चलो है। उत्तर है बच्चा, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जान जाओ कि भारतीय समाज के 3 पार्ट है। एक बहुत बड़ी आबादी गांवों में रहती है। 2011 के सेंसस को उठाते हो तो 68.2% पॉपुलेशन गांवों में है।
31% पॉपुलेशन नगरों में रहती है और ग्रामीण समाज अलग है और शहरी समाज अलग है। तो अगर हम भारतीय समाज पे पढ़ेंगे तो ग्रामीण समाज अलग और शहरी समाज हमें अलग पढ़ना होगा, तो 2 चैप्टर तो ऐसे ही हो गया। लगभग 8% के आसपास पॉपुलेशन जंगलों पहाड़ों में रहती है, जिनको हम जनजातीय समाज कहते हैं। 1 चैप्टर वहां पर भी बढ़ गया, तो भारतीय समाज मतलब 3 चैप्टर तो ऐसे ही बढ़ गया। भारतीय समाज में ऊंच नीच और स्तरीकरण की व्यवस्था की बात अगर हम करते हैं तो 2 है। एक परंपरागत भारत की जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था, आर्थिक आधार पर ऊंच नीच। 2 चैप्टर यहां बढ़ गया। अगर हम भारतीय समाज की आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो कृषि अर्थव्यवस्था अलग है और औद्योगिक अर्थव्यवस्था अलग है, 2 चैप्टर और बढ़ गया। भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो अंग्रेजी शासनकाल में सामाजिक परिवर्तन, औपनिवेशिक शासनकाल एक अलग चैप्टर होगा, आजादी के बाद सामाजिक परिवर्तन एक अलग चैप्टर होगा। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत भी कई ऐसे चैप्टर हो सकते हैं। तो बच्चा उसी को एक्सटेंशन देकर ये 15 चैप्टर कर दिया गया, घबराने वाली बात नहीं, ये उसी का एक्सटेंशन। बाकी समाज पढ़े हैं वही चीज यहां पढ़े। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था 3 चैप्टर सोशियोलॉजी के बारे में, यहां नहीं है। वहां चौथा चैप्टर हमारा था थिंकर के बारे में, यहां है भारतीय चिंतक। वहां 5वां चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था स्तरीकरण और गतिशीलता के बारे में, यहां है। इसमें 2 चैप्टर है, जातीय स्तरीकरण और वर्ग व्यवस्था। वहां हम लोगों ने पढ़ा था 6ठा चैप्टर आर्थिक व्यवस्था के बारे में, यहां पर है। 2 चैप्टर है कृषि अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था। वहां हम लोगों ने पढ़ा था राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, यहां पर भी है राजनीतिक व्यवस्था, भारत में राजनीतिक व्यवस्था, भारत में आर्थिक व्यवस्था। वहां हम लोगों ने पढ़ा था नातेदारी व्यवस्था की, धर्म व्यवस्था के बारे में, यहां पर भी है भारत में धार्मिक व्यवस्था। वहां हमने पढ़ा था भारत में नातेदारी, वहां नातेदारी व्यवस्था, यहां भी है भारत में नातेदारी व्यवस्था, भारत में विवाह व्यवस्था, भारत में परिवार व्यवस्था। और 10वां चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन, तो यहां पर भी है औपनिवेशिक शासनकाल में सामाजिक परिवर्तन और आधुनिक समाज में, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, दोनों जगह पर वही है। कुछ कुछ में सेक्शन या चैप्टर बढ़ गया। हमारे सिलेबस बनाने वाले ने ऐसा किया है। पहला सेक्शन ए है जिसको नाम रखा है भारतीय समाज का परिचय, और इसमें 2 चैप्टर है। एक है भारतीय चिंतक, भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य नाम से है। इसमें 3 थिंकर को पढ़ना है, घुरिये, श्रीनिवास और देसाई। ठीक है। हमारा दूसरा चैप्टर है भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, बड़ा क्लियर है। अंग्रेजी शासन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेजी शासन का भारतीय समाज पर, औपनिवेशिक शासन का भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ा उससे क्या परिवर्तन आया, ये सामाजिक परिवर्तन को इंडिकेट कर, ये सामाजिक परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है। औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय समाज में क्या चेंज आया। बच्चा, भारतीय समाज स्थिर नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, उसका प्रभाव पड़ा और भारतीय समाज में चेंज आया। जैन धर्म का उद्भव हुआ, उसका वैदिक समाज पर प्रभाव पड़ा और भारतीय समाज में चेंज आया। शक आए, हुड़ आए, कुषाण आए, उनका भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा, चेंज आया। इस्लाम आया, उनका भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा और चेंज आया। अंग्रेज आए, उनका भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा और चेंज आया। 2008 के पहले सिलेबस में बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव, जैन का प्रभाव, इस्लाम का प्रभाव सब पढ़ना था। 2008 में सोशियोलॉजी के सिलेबस को छोटा किया और एक रख दिया गया अंग्रेजी शासनकाल का भारतीय समाज पर प्रभाव, जो हमारे सामने है। और एक हुआ आजादी के बाद भारतीय समाज पर। तो हमारा 2 चैप्टर क्लियर होता है बच्चा। सेक्शन बी में है भारतीय समाज की संरचना, इसके अंग। और सेक्शन बी का पहला चैप्टर है ग्रामीण और कृषक सामाजिक संरचना। इस चैप्टर में 2 टॉपिक को जोड़ दिया, ग्रामीण समाज के बारे में और कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में। क्लियर है। और इसमें जो पढ़ना है सब वही है, पट्टेदारी प्रणाली का, रैयत बाड़ी, भूमि सुधार, सब जो जीएस में आपको कहीं ना कहीं पढ़ना है, बचने वाले नहीं हो आप।
ग्रामीण और कृषि सामाजिक संतुलन। इसका दूसरा चैप्टर है जाति व्यवस्था, जो मैंने बात की स्तरीकरण की व्यवस्था के रूप में। तीसरा चैप्टर है जंगलों और पहाड़ों में रहने वाला जनजातीय समाज, भारत में जनजातीय समुदाय, उसके बारे में। और हमारा चौथा चैप्टर है स्तरीकरण का एक नया वाला रूप, वर्ग स्तरीकरण, भारत में आर्थिक आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव और असमानता, जातीय स्तरीकरण और वर्ग स्तरीकरण। छठा चैप्टर है हमारा, पांचवा है भारत में नातेदारी की व्यवस्था, सेम भारत में विवाह की व्यवस्था, भारत में परिवार की व्यवस्था। और हमारा छठा चैप्टर है भारत में धर्म, भारत में धर्म और समाज। सेम था वहां पर धर्म और समाज, यहां है भारत में धर्म और समाज। अब आप कहोगे कि सर इसमें राजनीति और समाज क्यों नहीं दिए? तो बच्चा, राजनीति और समाज यहां देता तो राजतंत्र लोकतंत्र सब बताना पड़ता। सिलेबस को जब छोटा किया गया तो कहा गया कि आज राजतंत्र के बारे में जान के आप क्या करोगे, आपके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानना चाहिए, इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। और ये आजादी के बाद वाला है, नया वाला है, तो सी सेक्शन में इसको डाल देंगे, सी सेक्शन में डाल दिया। और सी सेक्शन है आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन, और इसके अंतर्गत 7 चैप्टर डाला है। पहला है भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां, विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। यही चैप्टर बच्चा सोशियोलॉजी जीएस के सेकंड पेपर के सोशल जस्टिस का पहला चैप्टर में पढ़ा। विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, आजादी के बाद भारत में सामाजिक परिवर्तन का क्या नजरिया रहा, क्या दृष्टिकोण रहा, क्या विजन रहा। हमारे नेताओं ने भारतीय समाज को आधुनिक समाज बनाने का निर्णय लिया, हमारे नेताओं ने भारतीय समाज को विकसित समाज बनाने का निर्णय लिया। पूंजीवादी मॉडल से, समाजवादी मॉडल से, मिश्रित मॉडल से विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया, नियोजित विकास पर बल दिया। और इस तरह से भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की गाड़ी आगे बढ़ी। संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। और इस लक्ष्य को तीव्र करने के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया गया। दिस इज विजन्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। विकास, डेवलपमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब इकोनॉमी में आप पढ़ रहे हैं। इधर कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉ एंड सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज। सोशल जस्टिस में आपका है शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य। सोशल जस्टिस में है सोशल लेजिस्लेशन, समाज के अति संवेदनशील वर्गों के लिए संवैधानिक प्रयास, वैधानिक प्रयास। याद करो, वहां हम सोशल लेजिस्लेशन पढ़ते हैं। कोई भी पॉलिटी का टीचर आपको सोशल लेजिस्लेशन नहीं पढ़ाता। कोई भी पॉलिटी का टीचर आपको भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम नहीं बताएगा, वन अधिकार अधिनियम नहीं बताएगा, SC ST एक्ट नहीं बताएगा। ये सब सोशल लेजिस्लेशन है बच्चा। क्लियर है? हम लोग दूसरा चैप्टर, भारत में ग्रामीण और कृषि रूपांतरण, ग्रामीण समाज में आजादी के बाद क्या चेंज आया और कृषि अर्थव्यवस्था में क्या चेंज। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारी संस्थाएं, गरीबी उन्मूलन योजनाएं, मनरेगा, तमाम तरह की योजनाएं, सब पढ़ना है आपको। जीएस में भी पढ़ना है आपको, इकोनॉमी में भी पढ़ना है आपको। हरित क्रांति और सामाजिक परिवर्तन, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, ग्रामीण मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवास, ये सब। और तीसरा चैप्टर है औद्योगिकरण और नगरीकरण, क्योंकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था नया है और नगरीय समाज नया, इसलिए इसको सी सेक्शन में डाल दिया गया। भारत में औद्योगिक समाज, ग्रामीण समाज, शहरी समाज, तो शहरी समाज, ग्रामीण समाज और कृषक समाज एक साथ, ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था कृषि तो एक साथ कर दिया, शहरी समाज की अर्थव्यवस्था औद्योगिक एक साथ कर दिया। वहां हमने देखा था ग्रामीण और कृषि सामाजिक संरचना, यहां है औद्योगिकरण और नगरीकरण। इसमें भारत के नगरों के बारे में पढ़ना, इंडियन सोसाइटी में चैप्टर है आपका, और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए पढ़ना है।
चौथा चैप्टर है राजनीति और समाज। और चूंकि डेमोक्रेसी है इसलिए सी सेक्शन में रखा, नहीं तो बी में रखना चाहिए। राष्ट्र, भारत में राष्ट्र, भारत में लोकतंत्र, भारत में नागरिकता, भारत में राजनीतिक दल, भारत में दबाव समूह, भारत में सामाजिक और राजनीतिक अभिजन, ये सब इंडिया में। सोचो कि पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, डेमोक्रेसी, ये सब कुछ पेपर 1 में भी और पेपर 2 में। मैंने बार बार कहा है कि जीएस में मेजर रोल है सोशल। ये केवल फोकस्ड केवल इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस तक नहीं है, ये बाकी विषयों में भी आपकी नॉलेज को ब्रॉड करता है, विषय वस्तु पर आपकी पकड़ को और मजबूत बनाता है, क्योंकि वही चीजें पढ़नी है, अलग से इसमें कुछ नहीं पढ़ना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्षेत्रवाद, सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज। 5वां चैप्टर सी सेक्शन में है आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन, अभी अभी किसान आंदोलन, कृषक आंदोलन हो रहा है, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन। महिला आंदोलन आपके जीएस में भी पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी। पर्यावरणीय आंदोलन, निर्जातीयता और पहचान आंदोलन, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ना। और छठा है आपका जनसंख्या के बारे में। याद करो इंडियन सोसाइटी का सिलेबस, वहां पर भी जनसंख्या संबंधी मुद्दे पढ़ना। पूरा चैप्टर ही है जनसंख्या, यहां पूरा का पूरा चैप्टर ही है जनसंख्या, जनसंख्या गतिकी। और फिर सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। पुराने सिलेबस में इसका नाम होता था भारत की सामाजिक समस्याएं, क्योंकि आज अगर भारत की सामाजिक समस्याएं हैं, वो चैलेंजेस है इंडियन सोसाइटी के लिए, वो चैलेंजेस है हमारे भारतीय समाज में परिवर्तन के लक्ष्य के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए। अगर भारत में गरीबी है, ये विकास की समक्ष चुनौती है। अगर भारत में निरक्षरता है तो विकास के समक्ष चुनौती है। अगर भारत में जाति संघर्ष है, सांप्रदायिकता है, तो ये आधुनिक भारत के निर्माण के समक्ष चुनौती है। अगर भारत में पर्यावरणीय समस्याएं हैं तो ये भारत में सतत विकास के मार्ग में चुनौती है, सामाजिक रूपांतरण की चुनौती। इसके अंतर्गत विकास का संकट, विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं जो कि आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो, सतत विकास, संपोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, गरीबी, वंचन, असमानताएं, स्त्रियों के प्रति हिंसा, जाति संघर्ष, निर्जातीय संघर्ष, सांप्रदायिकता, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, निरक्षरता और शैक्षिक असमानता। ये कौन ऐसा है बच्चा जो आपके सिलेबस में नहीं है जीएस में? ये है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस। और एक आइडिया हो चुका होगा आपको कि हमें सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है। ये आइडिया आपको हो चुका होगा कि सोशियोलॉजी में जो भी हम पढ़ेंगे उसका जीएस में कैसे मेजर रोल है। आपको आइडिया हो चुका होगा कि अगर सोशियोलॉजी को अच्छा से पढ़ते हैं तो हम जीएस में भी शानदार कर सकते हैं, निबंध में भी शानदार कर सकते हैं, और इंटरव्यू में भी शानदार कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज से हम लोग आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ, बिना किसी तरह के दिमाग में डाउट रखे हुए अपने सफर की शुरुआत करते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पढ़ाने का जो तरीका होता है बच्चा, तरीके में हम रोटेशन में हर 3, 4, 5 चैप्टर के बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एक नए बैच को अनाउंस करते हैं। ये रोटेशन है, जहां आप ज्वाइन करोगे आप रोटेशन में वहीं आकर के खत्म करोगे। अगर मान लो 5 खंडों में बटा है, ए बी सी डी ई, बच्चा ए से ज्वाइन किया तो ई पढ़ के खत्म हो गया। बच्चा कोई बी में आकर ज्वाइन किया तो बी सी डी ई पढ़ा और फिर ए पढ़ा और फिर आउट हो गया। बच्चे ने सी में ज्वाइन किया तो सी पढ़ा, डी पढ़ा, ई पढ़ा, ए और बी पढ़ के आउट हो गया। बच्चे ने डी में ज्वाइन किया तो डी पढ़ा, ई पढ़ा, फिर ए बी सी पढ़ के आउट हो गया। रोटेशन में हमारा क्लास। ये रोटेशन में किसके बाद क्या टॉपिक आएगा, इसका एक साइकिल मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।
कल से जब क्लास चलेगा तो वो साइकिल आपके पास रहेगा और आपको पता होगा कि किस चैप्टर के बाद क्या आने वाला है। क्लियर है बच्चा? इस तरीके से हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल का अपना पढ़ाई पूरा करेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का हमारा क्लास होगा, क्योंकि पिछली बार का शिकायत रहा है कि ऑनलाइन में क्लास बच्चे बहुत ज्यादा नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। तो मैं 1.5 घंटे का क्लास हमारा चलेगा प्रतिदिन, 1.5 से 1:45 भी हो जाएगा, वो अपने हिसाब से एवरेज हम लेकर के चलेंगे। और इसके बाद ये लगभग 8 महीने तक क्लास चलेगा। 7 से 8 महीने का हमारा पाठ्यक्रम होगा। कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्पीड बढ़ा करके तेज करूं, बट स्पीड बढ़ाने के लिए आपके सिलेबस से कोई कटौती नहीं होगी और एक एक करके जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को मैं पढ़ाऊंगा। कल से जो हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चा, वो क्लास की शुरुआत पेपर 2 के सेक्शन सी से करेंगे। ओके, पेपर 2 का सेक्शन सी। सेक्शन सी भारत में सामाजिक परिवर्तन। ओके, और भारत में सामाजिक परिवर्तन में पहला चैप्टर है हमारा भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि। ये सोशल जस्टिस का जीएस का पहला चैप्टर हम देखने का प्रयास करेंगे कि आजादी के बाद भारतीय समाज में हमने परिवर्तन के लिए कहां से क्या शुरू किया, कैसे किया। ठीक है, सो थैंक यू आज की क्लास के लिए। कल से हम लोग अपने इस टॉपिक के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा अधिक पढ़ाने में विश्वास करता हूं और मैं अपने बच्चों को मोटिवेशन भी देता हूं कि बिना अधिक पढ़े हुए आपका एग्जाम पास करना कठिन होगा बच्चा। ये भारत का सबसे टॉप, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आप सोचोगे कि बिना पढ़े हुए हम निकल जाएं, ये सोच तर्कसंगत नहीं। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये तर्कसंगत सोच नहीं है। खूब पढ़ के ही कोई बच्चा 10th में 90% से अधिक लाता है, 12th में 90%, 95%, 98% लाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। जेई मेंस एडवांस पास करने के लिए, आईआईटी निकालने के लिए पढ़ना पड़ता है, मेडिकल निकालने के लिए पढ़ना पड़ता है, पीसीएस पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, आईएएस पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये कटु सत्य है, ये फैक्ट। सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे और मेरा कोशिश होगा कि मैं पूरा सिलेबस आपको अच्छा से समझाने का प्रयास करूं। तो थैंक यू आज के इस ओरिएंटेशन क्लास के लिए। कल से हम लोग अपने टॉपिक से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।